तो अब जो आगे पढ़ना है वो पढ़ना है कि एनामोलस जीवन इफेक्ट में और नॉर्मल जीवन इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे देखो मोटी मोटी सी बात ये है कि जीवन इफेक्ट जो होता है, नॉर्मल जीवन इफेक्ट, जो नॉर्मल जीवन इफेक्ट है वो एनामोलस जीवन इफेक्ट का ही एक स्पेशल केस है। फॉर एग्जांपल, जैसे नॉर्मल जीवन इफेक्ट में आप क्या देखते हैं कि आपने थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और जो उसकी स्पेक्ट्रम की लाइंस होती हैं वो 3 लाइन में स्प्लिट हो जाती हैं। नॉर्मल जीवन इफेक्ट में मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया V, तो पहले जो इसका स्पेक्ट्रम था, इस एटम का पहले जो स्पेक्ट्रा था वो स्पेक्ट्रा अब 3 लाइन में डिवाइड हो जाता है। कौन सी लाइंस में? एक होती है पाई लाइन और 2 होती है सिग्मा लाइंस। ठीक है, ये हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। नॉर्मल जीवन इफेक्ट में जो सिंगल लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम होती है वो 3 लाइन में डिवाइड होती है, 3 लाइन में स्प्लिट हो जाती है। एक पाई लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है और 2 सिग्मा लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? तो इधर देखो, अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं एनामोलस जीवन इफेक्ट को स्टडी करना चाहूँ कि एनामोलस जीवन इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन कैसे काम करेगा। मान लीजिए इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया मैंने इस तरह से V, तो एनामोलस में क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रा है वो स्पेक्ट्रा 3 लाइन में डिवाइड ना होकर बहुत सारी लाइन में डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रा की लाइन है वो 6 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, यानी कि जो इसकी स्प्लिटिंग ऑफ लाइन है वो वेरी करती है, चेंज होती है। अब वो चेंज क्यों होती है, आइडिया है कुछ? मैं बताती हूँ कि वो लाइन चेंज यानी कि वो 3 लाइन ना होके अलग अलग लाइंस क्यों होती हैं। इसके पीछे रीजन ये है, नॉर्मल और एनामोलस के बीच में डिफरेंस। जो नॉर्मल जीवन इफेक्ट है वो केवल किस पे काम करता है? सिंगलेट स्टेट के लिए काम करता है। सिंगलेट स्टेट के लिए कैसे? कि उसके अंदर 2s+1 की वैल्यू 1k के बराबर होती है, दैट इज 2s+1 = 1। ये कौन सी स्टेट होती है? सिंगलेट स्टेट। और नॉर्मल जीवन इफेक्ट केवल इसके लिए काम करता है, बाकी के लिए काम नहीं करता। तो इसके लिए s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो जिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए या फिर जिस एटम के लिए s की वैल्यू 0 होगी उसके लिए काम करेगा नॉर्मल जीवन इफेक्ट। और डबलेट या फिर ट्रिपलेट स्टेट में, डबलेट स्टेट हो या आपके पास ट्रिपलेट स्टेट हो, उस स्टेट के लिए काम करेगा आपके पास एनामोलस जीवन इफेक्ट। डबलेट ट्रिपलेट मतलब 2s+1 या तो 2 के बराबर होगा या फिर 2s+1 3 के बराबर होगा। इन दोनों केस में आपके पास एनामोलस जीवन इफेक्ट काम करेगा। अब एनामोलस जीवन इफेक्ट में अगर 2s+1 की वैल्यू 2 है या 3 है, डबलेट है या ट्रिपलेट है, तो जो इसका स्पेक्ट्रा है वो 3 लाइन में स्प्लिट ना होकर 3 से ज्यादा लाइन में स्प्लिट करेगा हमेशा ही। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एनामोलस जीवन इफेक्ट। मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या है, स्पेशलिटी है, इसलिए इसको एनामोलस बोला गया है। और नॉर्मल जीवन इफेक्ट में उसका स्पेक्ट्रा केवल 3 लाइन में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए उसको नॉर्मल जीवन इफेक्ट बोला गया। और ये कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाई होती है। ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन बहुत कम सेटिस्फाई हो। अगर आपके पास सिंगलेट स्टेट है तो हमेशा नॉर्मल जीवन इफेक्ट देगी, डबलेट या ट्रिपलेट स्टेट है तो हमेशा एनामोलस जीवन इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब एक बात आती है कि जब इस जीवन इफेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या परपेंडिकुलर देखा जाए तो ये लाइंस कैसी दिखती हैं, यानी कि इनका जो स्पेक्ट्रा है ऐसे स्प्लिट होने के बाद वो स्पेक्ट्रा कैसा दिखता है। तो एक बार उस चीज को देखते हैं। अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल आप आसानी से निकाल सकते हैं। इधर देखो, हम पढ़ रहे हैं व्यू ऑफ जीवन स्पेक्ट्रा। पहला केस किस टाइम है? व्हेन व्यूड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल देखा जाएगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है अगर उसी डायरेक्शन में आप स्पेक्ट्रा को देख रहे हो तो स्पेक्ट्रा कैसा दिखेगा। मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड B इस डायरेक्शन में दिखा, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है और जो आपका देखने का जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं डायरेक्शन भी इस तरह से है, आपकी आई भी इस डायरेक्शन में देख रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी आपने इस तरह से अप्लाई किया है, तो उस केस में आपके पास स्पेक्ट्रा कैसा दिखेगा? उस केस में आपके
पास डेल्टा एम जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, डेल्टा एम जे इक्वल टू 0। यही दो कंडीशंस होती हैं। इन्हीं दोनों कंडीशंस में ये स्पेक्ट्रा कैसे दिखेगा? डेल्टा एम जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 में, डेल्टा एम जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 में आपके पास दो कंडीशन होगी। एक होगा राइट सर्कुलर पोलराइज्ड, राइट सर्कुलर पोलराइज्ड, और एक होगा लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड। यानी कि आपको जो स्पेक्ट्रा दिखेगा वो सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा, और सर्कुलर फॉर्म में भी कैसा होगा? पोलराइज्ड। अब ये कंडीशन किस टाइम है? जब डेल्टा एम जे की वैल्यू +1 होगी, और जब डेल्टा एम जे की वैल्यू होगी तो कैसा दिखेगा? लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लीजिए स्पेक्ट्रा को आप इस तरह से देख रहे हैं यहाँ से, और आपके पास ये लाइन है, एक सिंगल लाइन। स्प्लिट होने के बाद ये कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी, एक बार तो लेफ्ट में और एक बार किसमें? राइट में। ये लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड है, ये राइट सर्कुलर पोलराइज्ड है। ये कंडीशन किस टाइम है? जब डेल्टा एम जे की वैल्यू +1 है। ये कंडीशन उस टाइम है जब डेल्टा एम जे की वैल्यू -1 है। और अब बात रहेगी जब डेल्टा एम जे की वैल्यू 0 है। जब डेल्टा एम जे की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम पे कोई स्प्लिटिंग नहीं दिखेगी, और इस केस को बोला जाता है फॉरबिडन केस। ये कंडीशन किस टाइम है? जब आपके पास स्पेक्ट्रा में कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो ये था हमारे पास व्यू ऑफ जीमन स्पेक्ट्रा किस टाइम पे, जब उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल देख रहे हैं। ये कंडीशन उस टाइम थी जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जीमन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व कर रहे थे। एक कंडीशन उस टाइम होगी कि जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है आप उसके परपेंडिकुलर उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया इस तरह से, और आपकी जो आई है वो देख रही है इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? उसके परपेंडिकुलर। तो क्या कंडीशन है? व्यू ऑफ जीमन स्पेक्ट्रा, व्यू ऑफ जीमन स्पेक्ट्रा इन केस ऑफ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब आप उसके परपेंडिकुलर वॉच करते हैं तो आपको कैसी सिचुएशन दिखती है जीमन इफेक्ट की, वो देखने में सबसे पहले। तो उसमें दो ही कंडीशन है। एक कंडीशन कौन सी? डेल्टा एम जे इक्वल टू +-1, और एक कंडीशन कौन सी? डेल्टा एम जे इक्वल टू 0। तो डेल्टा एम जे इक्वल टू +-1 में आपको पता है कौन सी लाइन दिखती है? सिग्मा लाइन दिखती है, और डेल्टा एम जे इक्वल टू 0 में पाई लाइन दिखती है। अब जब सिग्मा लाइन होगी तो कैसा व्यू है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये उस टाइम ऑब्जर्व होंगी जब हमारे पास जो लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। और पाई लाइन क्या बताती है? पाई लाइन उस टाइम दिखेगी जब हमारे पास जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो लाइन हमें ऑब्जर्व हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। अब देखो आगे देखना है व्यू ऑफ जीमन स्पेक्ट्रा किस केस में? जब डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो और दूसरी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो। एनामोलस में भी यही सेम केस रहता है, सिर्फ फर्क क्या हो जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है वो लाइट की जगह स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो देखो आपके पास जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल इस तरह से आता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीमन लाइंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीमन लाइंस। वो आपको कोई भी ट्रांजिशन दे देगा और उस केस में पूछेगा कि नंबर ऑफ जीमन लाइन बताओ कितनी हुई। कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीमन लाइंस। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए उसने पूछा आपसे 3p 1/2 से ट्रांजिशन हो रहा है 2s 1/2, या फिर इसको 3/2 कर लीजिए। 3p 3/2 से ट्रांजिशन हो रहा है 2s 1/2 में। तो इस ट्रांजिशन के लिए आपको नंबर ऑफ जीमन लाइन निकालनी है। नंबर ऑफ जीमन लाइन का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, हर एग्जाम में काम आएगा, उसको देखो। नंबर ऑफ जीमन लाइंस 2 × J1 + J2। ये निकालने का, सिग्मा लाइन निकालने का,
और 2 इंटू J1 प्लस J 2 इंटू J1 प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है पाई लाइन्स निकालने का कि उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन में कितनी सिग्मा लाइन्स है और कितनी पाई लाइन्स है, ये फॉर्मूला उनका होता है। अब बात आती है J1 और J2 पे कंसीडर करने की कि J1 कौन सा है और J2 कौन सा है। इस ट्रांजिशन में देखो दो वैल्यू है, एक है 3/2 और दूसरी वैल्यू है 1/2। तो J1 हमेशा उसको मानना है जो वैल्यू छोटी हो और J2 उसको मानना है जो वैल्यू बड़ी हो। तो इसमें 3/2 बड़ा है तो ये वैल्यू किसकी होगी, J2 की, और 1/2 छोटा है तो क्या वैल्यू हो गई, ये J1 की। हमेशा ये बात कंडीशन ध्यान रखने की है J2 ऑलवेज बिगर देन J1। जो भी आपको ट्रांजिशन दिया हो उसमें J1 और J2 की वही वैल्यूज यूज करेंगे। J1 हमेशा छोटा होना चाहिए, J2 हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये बात नहीं सोचनी है ट्रांजिशन किस स्टेज से किस में हो रहा है। ट्रांजिशन चाहे किसी स्टेज से किसी स्टेज में हो रहा हो, J1 हमेशा उसको लेंगे जो वैल्यू छोटी है, J2 उसको लेंगे जो वैल्यू बड़ी है। तो इस केस में देखो नंबर ऑफ ज़ीमन लाइन, पहले सिग्मा लाइन निकालते हैं। सिग्मा लाइन्स कितनी होंगी, सिग्मा लाइन्स क्या है 2 इंटू J1 प्लस J2, तो 2 इंटू J1 1/2 प्लस J2 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2 4/2 यानी कि 2, तो 2 इंटू 2 4। नंबर ऑफ सिग्मा लाइन्स आ गई 4। अगर पाई लाइन्स पूछा जाए तो पाई लाइन्स कितनी होंगी 2 इंटू J1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2। सिग्मा लाइन कितनी आ गई 4, पाई लाइन कितनी आ गई 2, तो टोटल लाइन कितनी आई 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर था नंबर ऑफ ज़ीमन लाइन टोटल कितनी हो जाएंगे 6। अगर अलग अलग पूछा जाए सिग्मा लाइन कितनी होगी तो 4, पाई लाइन पूछा जाए तो 2। ये केस किसका है, एनामोलस ज़ीमन इफेक्ट का, एनामोलस ज़ीमन इफेक्ट का। एनामोलस ज़ीमन पहचानने का तरीका क्या है, उस केस में जो s की वैल्यू होगी, जैसे इसमें s की वैल्यू कितनी है 2s प्लस 1 3 के बराबर है, इसमें 2s प्लस 1 2 के बराबर है, तो s की वैल्यू 0 से बड़ी है। लेकिन जब यहाँ पे 1 दिया गया हो और यहाँ पे भी 1 दिया गया हो तो उस केस में क्या हो जाएगा नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 0। अगर 2s प्लस 1 1 के बराबर तो s की वैल्यू कितनी हो गई 0, और s इक्वल टू 0 मतलब कौन सा इफेक्ट है, नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में हमेशा ध्यान रखना है इन केस ऑफ नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट दिया गया है और आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज़ीमन लाइन, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर आपको एग्जांपल दिया जाए 1F2 से ट्रांजिशन हो रहा है 1D3 में, ये ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे सिंगलेट स्टेट है, ये 2s प्लस 1 इक्वल टू 1, 2s प्लस 1 इक्वल टू 1। तो सिंगलेट स्टेट में कभी भी ज़ीमन लाइन कैलकुलेट नहीं करनी, उस केस में नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट होगा और नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो जाएंगी 3। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में केवल और केवल 3 लाइन होती हैं, 2 सिग्मा और 1 पाई। तो जब भी आपके पास सिंगलेट स्टेट आए और पूछा जाए कितने नंबर ऑफ ज़ीमन लाइन्स होंगी तो आंसर आएगा 3, 2 सिग्मा लाइन 1 पाई लाइन। कैलकुलेट केवल तभी करना है जब कौन सा इफेक्ट होगा, एनामोलस ज़ीमन इफेक्ट। गेट के पेपर में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है गेट 2007 में आया हुआ था, किसमें था गेट 2007 में। तो अगर आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद है नंबर ऑफ ज़ीमन लाइन 2 इंटू J1 प्लस J2 2 J1 प्लस 1, तो आप नंबर ऑफ सिग्मा लाइन्स, नंबर ऑफ पाई लाइन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन था ज़ीमन इफेक्ट का, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं नंबर ऑफ ज़ीमन लाइन्स पे। अब अगला जो न्यूमेरिकल करना है वो करना है कि ज़ीमन इफेक्ट में एनर्जी का शिफ्ट कितना होता है या फिर वेवलेंथ में शिफ्ट कितना होता है। वेवलेंथ शिफ्ट केवल उस टाइम निकाल लेंगे जब एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो फोटोन की फॉर्म में हो रहा है। अगर फोटोन की फॉर्म में नहीं हो रहा तो केवल एनर्जी शिफ्ट निकलेगा, वेवलेंथ शिफ्ट नहीं निकलेगा। तो अब हम देखते हैं ज़ीमन इफेक्ट में एनर्जी शिफ्ट कैसे निकालनी है। एक न्यूमेरिकल आता है ज़ीमन लाइन्स के ऊपर, एक न्यूमेरिकल आता है आपसे पूछा जाएगा इसमें एनर्जी शिफ्ट निकाल के बताइए, ठीक है। तो एनर्जी शिफ्ट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा E इज इक्वल टू GJ म्यू B इंटू B डेल्टा MJ। इसमें देखो सभी टर्म्स आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, छोड़ के सिर्फ एक टर्म को, कौन सी GJ। इस GJ को बोलते हैं लैंडे जी फैक्टर। क्या बताया मैंने, GJ इक्वल टू लैंडे जी फैक्टर। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करवा रही क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो GJ इक्वल टू 1 प्लस J प्लस 1 प्लस S प्लस 1
किसका, इस लैंडेजी फैक्टर का। अब मान लीजिए जीजे को क्या बता दें मैं, लैंडेजी फैक्टर न्यू बी बोहर मैग्नेट्रॉन, बी जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, डेल्टा एम जे जो जे की वैल्यूज में चेंज आया है, ठीक है। अब मान लीजिए कंडीशन ले लेते हैं हम 2p3/2, 2p3/2। आपसे कहा जाए कि कोई आपका एटम था वो इस स्टेट में था 2p3/2, ये उसकी ग्राउंड स्टेट दी गई है। अब इसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो कुछ ना कुछ इस एटम की स्टेट्स में चेंज आएगा। जो इस एटम की स्टेट्स में चेंज आया है उस स्टेट पे आपको जीमन इफेक्ट निकालना है और ये बताना है कि उसकी स्टेट में जो चेंज आया उसमें एनर्जी का डिफरेंस कितना है। अगर J की वैल्यू 3/2 है तो mj की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए J की वैल्यू है 3/2 तो mj की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, mj होता है -j 2 + j, तो mj की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2 -1/2 0 1/2 3/2, ये 5 वैल्यू किसकी हो जाएगी mj की। अगर mj की ये 5 वैल्यूज है, एक बार पिक्चोरियली देखिए इसको, अगर ये स्टेट आपकी 2p3/2 है, 2p3/2 है तो मैग्नेटिक, ये कंडीशन उस टाइम में जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई कर देंगे तो ये 5 स्टेट्स में डिफ्यूज हो जाएगा या फिर 5 स्टेट में स्प्लिट हो जाएगा ऐसे। ये इसकी 5 स्टेट हो जाएंगी, कैसे कैसे, ये -3/2, ये -1/2, ये 0, ये 1/2 और ये प्लस की 3/2। ये जो J था ये इस 5 mj स्टेट्स में स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट होने के बाद आपको देखना है, मान लीजिए 3/2 और 1/2, ये डेल्टा mj, ये भी डेल्टा mj, दो mj स्टेट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बोलते हैं डेल्टा mj। तो डेल्टा mj की वैल्यू जो आप किसी स्टेट में देख लो, दो कंसेक्यूटिव स्टेट्स में कितनी वैल्यू है उसकी 1, तो डेल्टा mj की वैल्यू यहाँ से पता लगी कितनी है 1। डेल्टा mj की वैल्यू पता है आपको, जो क्वेश्चन में आंसर दिया होगा वो हमेशा म्यू बी और बी की टर्म्स में दिया होगा। आपको क्वेश्चन में जो निकालना है वो इस जीजे की वैल्यू निकालनी है और डेल्टा एमजे की वैल्यू निकालनी है। जो 4 ऑप्शन एग्जाम में आएंगे वो हमेशा म्यू बी और बी की फॉर्म में आएंगे। अगर और कुछ भी नहीं है, उसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी तो म्यू बी उसमें जरूर दिया होगा। तो डेल्टा एमजे की वैल्यू आसानी से आपने यहाँ से निकालनी कितनी है 1, हमेशा 1 ही रहेगी इस केस में। जीजे की वैल्यू निकालनी है, निकाले, फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो इधर लिख देती हूँ मैं, जी जे की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एम जे की वैल्यू आपको पता लगे कितनी वैल्यू है 1, तो जी जे का फॉर्मूला लिख लो। मैंने बताया था अभी 1 प्लस जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 डिवाइड बाई 2j j प्लस 1। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब देखो हमारे पास स्टेट कौन सी थी 2p3/2, तो इसके लिए 2p3/2 के लिए s की वैल्यू अगर 2s प्लस 1 इक्वल टू 2 है तो s की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस 1 1 1/2, s की वैल्यू 1/2, p स्टेट के लिए l की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी है 3/2। तो लैंडेजी फैक्टर निकालने के लिए आपको 3 वैल्यू चाहिए, j की, s की और l की, तीनों वैल्यू आ गई। तो gj इक्वल टू 1 प्लस j 3/2 प्लस 1, इन तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। s की वैल्यू 1/2 प्लस 1 माइनस l की वैल्यू 1 प्लस 1, 2 इंटू 3/2 प्लस 1। सोल्व करो इसको, जी जे इक्वल टू 3/2 प्लस 1 5/2, तो 1 प्लस 3/2 इंटू 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1 3/2 1/2 इंटू 3/2 माइनस 1 प्लस 1 2 2 इंटू 3/2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 3/2 9/2, पहले इसको सोल्व कर लो, 3 इंटू 5/2, आगे करो इसको 3/2 15/4 1 प्लस 15/4 प्लस 1/2 इंटू 3/2 प्लस 3/4 माइनस 2, नीचे है 3 इंटू 5 15/2, यहाँ से आ गया 15 प्लस 3 18/4
-2 डिवाइड बाई 15/2 + 1। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, जी जे की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, जी जे की वैल्यू आएगी 4/3। ठीक है, तो जी जे की वैल्यू आ गई 4/3 और डेल्टा एम जे की वैल्यू कितनी है 1। तो इस केस में डेल्टा ई कितना आ गया, डेल्टा ई इक्वल टू जी जे की वैल्यू 4/3, म्यू बी को एज इट इज लिख दो, बी एज इट इज, डेल्टा एम जे की वैल्यू 1। तो क्या आंसर आ गया 4/3 म्यू बी इंटू बी। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे, आपको कोई भी एटॉमिक स्टेट दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें डेल्टा ई यानी कि एनर्जी की शिफ्ट की वैल्यू बताओ, तो आंसर कैसे निकलेगा, इस तरह से जी जे निकालना आना चाहिए, डेल्टा एम जे निकालना आना चाहिए, आप डेल्टा ई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये था आपके पास एनर्जी शिफ्ट। एक टॉपिक बचता है कौन सा, वेवलेंथ शिफ्ट। वेवलेंथ शिफ्ट केवल उसी टाइम निकालनी है जब एनर्जी में जो ट्रांजिशन है वो फोटोन की फॉर्म में दिया हो। अगर फोटोन की फॉर्म में नहीं है तो वेवलेंथ नहीं निकलेगी, अगर फोटोन की फॉर्म में है तो आप वेवलेंथ की शिफ्ट निकाल सकते हैं। तो देखो उसमें एग्जांपल कैसे होता है, वेवलेंथ शिफ्ट इन जीमन इफेक्ट। अभी आपने पढ़ा डेल्टा ई इक्वल टू कितना होता है, जी जे म्यू बी बी डेल्टा एम जी। अगर एनर्जी फोटोन की फॉर्म में है तो ई कितना होता है, hc/λ। दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, डेल्टा इक्वल टू -hc/λ स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। अगर डेल्टा लैम्डा निकालना है तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई hc इंटू डेल्टा ई। डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से पुट करो, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन hc जी जे म्यू बी बी डेल्टा एम जे। ये क्या आ गई, वेवलेंथ शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, एनर्जी की शिफ्ट दी हुई है, यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ शिफ्ट। तो एग्जाम में न्यूमेरिकल वेवलेंथ शिफ्ट में भी आ सकता है अगर एनर्जी का ट्रांजिशन फोटोन की फॉर्म में है। तो सेम टू सेम वही बात है, एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, अगर वेवलेंथ की शिफ्ट पूछेगा तो वेवलेंथ की वैल्यू भी वो देगा। ठीक है, ये किस केस में है, एनामोलर जीमन इफेक्ट के केस में, एनामोलर जीमन इफेक्ट। अगर नॉर्मल जीमन इफेक्ट का केस है तो जीजे की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 रहेगी। अगर नॉर्मल जीमन इफेक्ट पहचानने का तरीका क्या था, 2s+1 = 1 यानी कि सिंगलेट स्टेट होगी, उसमें जीजे आपको निकालना है, डायरेक्ट पुट करना है 1 नॉर्मल जीमन इफेक्ट में। तो यहाँ पे आपका जीमन इफेक्ट खत्म होता है। अब अगली वीडियो में जो हम करेंगे इसमें सिर्फ 3 तरह के मैच आते हैं जो मैंने आपको करवाई है। क्या क्या, एक तो उसकी लाइंस निकालने का, नंबर ऑफ जीमन लाइंस, एक एनर्जी का डिफरेंस निकालने का और एक वेवलेंथ का डिफरेंस निकालने का। अगली वीडियो में जो करेंगे वो पढ़ेंगे हम पार्शियल बैग इफेक्ट और स्टार इफेक्ट। ठीक है, तब तक के लिए पिछले वाली वीडियो देखते रहो और उनसे टॉपिक्स को समझते रहो। थैंक यू सो मच।